Welcome to Addis International Kindergarten Home Preschooling Week number 3. Now, तीसरे हफ्ते में कुछ नया सीखें उससे पहले हम पुराना रिवाइज करेंगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में हम पेरेंट्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो बच्चे को पढ़ा पाए। हमारी जो भाषा है कम्युनिकेशन की पेरेंट्स के साथ, वो हमने हिंदी इसलिए प्रिफर करी है ताकि सारे पेरेंट्स समझ जाए। लेकिन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज से एक्सपोजर हो, उसकी हम कोशिश करेंगे। इंग्लिश से उनका एक्सपोजर करने के लिए हम करेंगे एक्टिविटीज़, दूसरा है उनकी किताबें, और तीसरा है कुछ वीडियोस जो बच्चों के सिलेबस और जो कॉन्सेप्ट वो सीख रहे हैं उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है? अगर किसी पेरेंट को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हिंदी या गुजराती भी आती है तो भी आप हमसे समझ के अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। सबसे पहले हमने खुशी की बात करी थी, जो दिमाग के 4 हार्मोन्स हैं। उसका रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि पुराना भूलना नहीं है। ये सब तो रहना ही रहना चाहिए आपके टीचिंग स्टाइल में, प्लस जो इस हफ्ते नया सीखेंगे वो। तो सबसे पहला हार्मोन था डोपामाइन, जो फील गुड फैक्टर, उसके लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट एक मैंने वर्ड बताया था, कुछ काम सिद्ध करने की खुशी। तो बच्चे को आप गेम्स खिलाओ या कुछ भी ऐसा टास्क दो जो कंप्लीट करने पे उसको खुशी मिले, तो ये एक बहुत ज़रूरी है हमारे हैप्पीनेस के लिए। दूसरा, अगर आप किसी की हेल्प करते हो या काइंडनेस हो, ठीक है, तो वो भी आपके दिमाग में ये सीक्रेट होता है। अचीव करते हो कोई गोल तो भी ये सीक्रेट होता है। तो पहला है फील गुड हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जिसके लिए बेस्ट एग्जांपल था मुन्ना भाई एमबीबीएस का जादू का जप्पी। ठीक है? तो बच्चा अगर आपको हग कर रहा है और आप बिजी हो तो उसको ऐसे मत बोलो कि अभी नहीं, बाद में आना, नहीं। वो उसको जब प्यार चाहिए होता है तब प्यार दो। ऐसा नहीं कि हाँ બધું काम फ्री થઈ ગયું, ઘરનું બધું પતી ગયું, चल बेटा अब तुझे प्यार करता हूँ, ऐसे नहीं होता। जब बच्चे को प्यार की जरूरत होती है, जब वो आपके पास आ रहा है, तब उसको प्यार देना इंपॉर्टेंट है। तब अगर हम भगा दे के जा अजू मारा काम बाकी है और फिर वो बाद में बोले कि हाँ चल ऐसे, तो वो नहीं होता है। ठीक है? खाने की वैल्यू तभी होती है जब भूख बहुत ज्यादा होती है। एक बार अगर आपका पेट भर गया है या खाने की रुचि नहीं है, फिर आपके आगे कुछ भी पड़ा हो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो जो ये जो फिजिकल टच है, जो बच्चे के कंधे पे हाथ घुमाते हैं, कभी नहीं ऐसे बा दादा के साथ बैठे होते तो अच्छा लगता है, वो पीठ पे ऐसे हाथ हाथ घुमाते हैं। ठीक है? तो ये क्योंकि ऐसी एक्टिविटी हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करती है। तीसरा है सीरोटोनिन, जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, जिसके लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। और मैंने बताया था कि अगर अभी बच्चा घर के बाहर नहीं निकल रहा है तो घर में जो खिड़की या बालकनी में सनलाइट हो, वहां पे बच्चे का एक्सपोजर रखे ताकि वो सनलाइट मिलती रहे उसकी। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स और कुछ खाना भी है जो ये हमें देता है। और चौथा था एंडोर्फिन। एंडोर्फिन के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अभी हमारा एक्सरसाइज का एक वीडियो आया है जो रूटीन चल रहा है। इसकी अगर प्रैक्टिस हो गई हो तो मैं दूसरा भी वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन दोनों कराते रहो, मतलब एक्सरसाइज का रूटीन बच्चों का रोज चेंज कराते रहो। आगे जाके हम जुम्बा, पिलाटे, एरोबिक्स, वो सारी एक्टिविटीज भी देंगे ताकि घर के अंदर भी बच्चा है, बाहर नहीं जा रहा है पर वो मूव हो रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है? उसके बाद हमने सीखा था ए फॉर एंगर मैनेजमेंट। अब बच्चे को आप जब भी कुछ सिखाते हो तो हो सकता है काफी बार वो ना करने के मूड में हो या गुस्सा करता हो। तो जो गुस्सा है वो एक आइसबर्ग की तरह है, ये हमने देखा था। तो जब बच्चा गुस्सा हो रहा है और हम उस पे गुस्सा हो रहे हैं कि तू गुस्सा मत हो, तो ऐसे कभी भी किसी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगर सामने वाले ने ज्यादा गुस्सा किया तो हमारा गुस्सा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। बच्चा जब शर्माता है तब भी गुस्सा होता है, जब थका हुआ होता है तब भी गुस्सा होता है, जब रिजेक्टेड या ग्रम्पी या हेल्पलेस फील करता है तब भी वो गुस्सा होता है। तो अगर आपका बच्चा भी गुस्सा हो रहा है तो उसको डांटे नहीं, उससे बात करें या देखने की कोशिश करें कि इसके गुस्से के पीछे क्या रीजन है। एक बार वो रीजन चला जाएगा, यकीन मानिए गुस्सा भी चला जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, ये हमें भी लागू पड़ता है। ठीक है? सो काफी बार हम भी जब थके हुए होते हैं और बच्चा कुछ करने के लिए कहता है तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, पर उसमें ऐसा नहीं है कि हम उससे प्यार नहीं करते या ऐसे हम चिड़े हुए हैं, नहीं। पर हमारी वो थकान या हेल्पलेसनेस कि भाई बच्चे खेलने को कह रहा है लेकिन मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, तो वो भी काफी बार गुस्से का रूप ले लेती है।
लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है। आप समझाए बच्चे को भी, और अगर आप भी गुस्सा हो रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स को भी समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एक बार वो कारण निकल गया तो गुस्सा भी निकल जाएगा। इसके लिए बी फॉर बेली ब्रीदिंग बहुत अच्छी टेक्निक थी। तो बी फॉर बेली ब्रीदिंग हमने पिछले हफ्ते किया था। बेली ब्रीदिंग मतलब पेट से सांस लेना। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस में जैसे दौड़ रहे होते हैं, तो भी छाती से सांस लेते हैं और शॉर्ट सांस होती है, उसका ड्यूरेशन कम होता है। लेकिन आइडियली हमारी सांस कैसी होनी चाहिए? लंबी सांस जो छाती में नहीं पेट में जाए। इसलिए हमने देखा था बी फॉर बेली ब्रीदिंग। ये मैं आपको भी याद दिलाता रहूंगा ताकि हम भूल ना जाइए प्रैक्टिस। आप अपने बच्चों को भी याद दिलाते रहना ताकि वो नहीं, ऐसा नहीं कि बिफोर बेली ब्रीदिंग एक हफ्ता करके छोड़ देनी है, नहीं, ये तो हमारे जीवन का हिस्सा बनाना है इसको। तो इसके लिए हमने पैटर्न राइटिंग के साथ इसको जोड़ा था। बच्चे इंग्लिश में पैटर्न राइटिंग कर रहे थे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वगैरह। तो उसके साथ मैंने आपको बोला था कि ये शेप्स भी बच्चों से बनवाए। एक ट्रायंगल ब्रीदिंग थी जिसमें सांस लेनी थी 3 काउंट तक, फिर रोकनी थी 3 काउंट तक और फिर छोड़नी थी। तो वो थी हमारी सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक जो ट्रायंगुलर ब्रीदिंग बोलते हैं। उसके बाद थी स्क्वायर। स्क्वायर में क्या करना था? सांस अंदर भी छोड़नी, रोकनी थी और बाहर भी रोकनी थी। तो ब्रीद इन, फिर रोको, फिर ब्रीद आउट, फिर वापस रोको। ठीक है। तीसरी थी स्टार वाली ब्रीदिंग। स्टार वाली ब्रीदिंग और ट्रायंगल वाली ब्रीदिंग का साइकिल एक जैसा चलता है, ब्रीद इन होल्ड ब्रीद आउट, ब्रीद इन होल्ड ब्रीद आउट। लेकिन ट्रायंगल ब्रीदिंग और स्टार ब्रीदिंग में फर्क ये है कि जब हम ट्रायंगल ब्रीदिंग कर रहे थे तो मन में काउंट रख रहे थे कि जितने टाइम के लिए आपने सांस खींची उतने ही टाइम के लिए रोको, उतने ही टाइम के लिए निकालो। जबकि स्टार ब्रीदिंग में ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद आती है लेजी 8 ब्रीदिंग, जिसमें आप सांस लेते हो, छोड़ते हो। ये सारी एक्टिविटीज में पेट से सांस लेनी है, ठीक है, और मुंह बंद रख के। ठीक है। सो बी फॉर बेली ब्रीदिंग 1-2 दिन हो, फिर होनी बंद हो जाए, उसके लिए हमने बोला था कि एक पोस्टर बनवाओ बच्चों से। तो वो पोस्टर जब बच्चा बनाएगा तो उसमें उससे कलर करवाओ, या उसकी बॉर्डर पे आप दाल या चावल चिपकाओ ताकि बच्चे की फाइन मोटर स्किल भी डेवलप हो। ठीक है। और ये बी फॉर बेली ब्रीदिंग का पोस्टर वहां पे घर में रखे जहाँ पे आपकी नजर पड़ती हो, या फिर जो बच्चे का पढ़ाई का एरिया है वहां पे आप बी फॉर बेली ब्रीदिंग कर सकते हैं। नाउ बी फॉर बेली ब्रीदिंग में जब रिलैक्स होना हो तो आइडियली हम लेटे हो तो अच्छा, लेकिन इसमें तो सांस लेने की बात है। तो अगर आप बैठे भी हो तो भी ये कर सकते हो, कोई काम शुरू कर रहे हो तो भी ये कर सकते हो। जब 10वीं या 12वीं के बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते हैं ना, तो उनको मैथ्स में सिली मिस्टेक्स के बहुत मार्क्स कटते हैं। तो उनको भी हम ये सलाह देते हैं कि एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, 1-2 बेली ब्रीदिंग करो, वापस से दूसरा चालू करो। तो जो हमारी सांस का सेंटर है वो छाती में या गले में नहीं आना चाहिए, वो हमारी नाभि के पास रहना चाहिए। तो अगर बच्चा एग्जाम लिख रहा है, एग्जाम भी तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो एक क्वेश्चन किया, स्ट्रेस आ गया, छाती से सांस लेने लगा, तो वापस लंबी सांस करेगा तो उसका वो सेंटर वापस से मैनेज हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब आज का जो हमें नई चीज सीखनी है वो है सी फॉर केयर। ठीक है। अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो देखना फेसबुक ने एक नया इमोजी केयर का इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। उनका पर्पस ये था कि काफी अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं आपके पास नहीं हूँ लेकिन मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ। ऐसा इमोजी, एक होता है लाइक का इमोजी, एक गुस्से का इमोजी होता है, एक वाव वाला इमोजी होता है, ऐसा ही एक केयर वाला नया इमोजी आया है। अब ये इमोजी नया है लेकिन ये जो फीलिंग है वो तो बरसों से आ रही है। नाउ केयर में जो हमें समझना है या बच्चों को सिखाना है वो 3 चीजें सिखानी है। सबसे पहले टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लेन में भी देखोगे ना तो वो एयर होस्टेस बोलते हैं कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद का मास्क वो करे। तो अगर आप खुद के ही नहीं संभाल रहे तो दूसरों को कैसे संभालोगे? सबसे पहला जरूरी है आप खुद को संभालें, उसके बाद अपने आसपास वालों को संभालें। ये दूसरी चीज है जो हमें सीखनी चाहिए। और तीसरी चीज ये सीखनी है कि वैल्यू दोज हु टेक केयर ऑफ यू। हमारी भी काफी लोग केयर करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो हमें भी ये चीज समझनी है और बच्चों को भी समझानी है। नाउ ये जो केयर वाली बात है वो बच्चों को सिखानी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट वो खुद के ही उलझनों में पड़े होते हैं, उनको दूसरों की केयर करना कहाँ आता है।
ठीक है। सो लर्निंग टू बी ग्रेटफुल एंड केयरिंग इन सर्टन रिस्पेक्ट इज लाइक लर्निंग टू प्ले अ स्पोर्ट और इंस्ट्रूमेंट। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे सीखना है तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो कोई नई गेम मुझे सीखनी है तो उसकी भी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही केयर करना भी बच्चों को सिखाना पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन एम्पथाइज एंड केयर अबाउट स्मॉल सर्कल एंड फैमिलीज एंड फ्रेंड। बच्चे काफी बार अपने आसपास की चीजों के लिए केयरिंग होते हैं, लेकिन बाहर की चीजों के लिए नहीं। तो हमें दिखाना है कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो सबको केयर एंड कंसर्न की जरूरत है, ठीक है। तो हमारा एक लिमिटेड सर्कल नहीं, ऐसा नहीं कि आप घर पे अपने भाई बहन की ही केयर करो। अगर आप स्कूल में जाते हो और आपसे छोटी कक्षा में कोई बच्चे पढ़ते हैं, आप उनकी भी केयर करें, बड़ों की भी केयर करें। ऐसा नहीं कि जो बड़ा है उसको केयर की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो जो केयर का सर्कल है उसको बड़ा करना पड़ता है। लेकिन जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Often the ability to care for other is overwhelmed by anger, shame, envy और other negative feeling। अब ये जो केयर वाली चीज है ना, उसको नेगेटिव फीलिंग बहुत जल्दी लग जाती है। उसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम सबकी घर के आसपास कोई ना कोई कुत्ता होता है, देखा होगा आपने, स्ट्रीट डॉग्स जो बोलते हैं। और यूजुअली सोसाइटी के लोग उसको खाना डाल रहे होते हैं। फिर काफी बार देखना कि वो कुत्ता अगर किसी को काटता है ना तो बेचारे को खाना देना बंद कर देते हैं। अब कुत्ते ने किसी को काटा, गलत बात है, कुत्ते को नहीं काटना चाहिए था, पर जानवर है, इंसान तो है नहीं। लेकिन उसने ऐसा बिहेव किया इसलिए हम उसको खाना देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो केयर ऐसी नेगेटिव, तब हमारे मन में गुस्सा था कि भाई ये कुत्ता तो काटता है, पर उसके चलते वो केयर वाली फीलिंग जानी नहीं चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें दो चीजें करनी है। एक, ये केयर वाली फीलिंग अपने बच्चों में आए, वो पहली चीज, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और दूसरा, ये आने के बाद जाए नहीं, वो भी देखना पड़ता है। काफी बार क्या होता है, भाई बहनों में आपने देखा होगा कि ऐसे केयर कर रहे हैं, रक्षाबंधन है, गाने बजेंगे, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, या भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, गिफ्ट विफ्ट एक्सचेंज हो रहे, सब कार्यक्रम चले, बहुत प्यार बहुत केयर। फिर पता चला किसी चीज पे पंगा हो गया और दोनों लोग एक दूसरे के बाल खींच रहे, जान के दुश्मन बने हुए होते हैं। तो जब आप केयर करते हो तो ऐसा नहीं कि जब अच्छा टाइम है तभी केयर कर रहे हो या त्योहार के दिन ही केयर कर रहे हो। केयर करना मतलब पूरी जिंदगी केयर करना, कोई भी परिस्थिति हो केयर करना, ठीक है। तो जो नेगेटिव फीलिंग है, गुस्सा या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसके चलते भी आपका केयरिंग नेचर अफेक्ट ना हो। एक ऐसा कैरेक्टर जब हमारा बनता है या जब हम खुद ऐसे बनते हैं तो वी कैन से वी आर केयरिंग इन ट्रू सेंस। बाकी एक दो दिन केयर की और बाद में नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये केयर करना हम कैसे सीखे और केयर करना बच्चों को कैसे सिखाए, तो उसके लिए मैंने 3 स्लाइड प्रिपेयर करी है। पहली, खुद की केयर करना। नाउ बच्चों को खुद की केयर करना सिखाना पड़ता है। बच्चे जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो खुद करें तो ही वो सेल्फ केयर कर पाते हैं। तो उसके कुछ कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो यहाँ पे, वो ये है कि हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ, an ability to expert force against resistor using the hands and fingers for utensils use, ठीक है। हाथ और उंगलियों की स्ट्रेंथ, उसके लिए फाइन मोटर स्किल डेवलप होनी चाहिए बच्चे में, तो ही वो मैनेज कर पाएगा। दूसरी चीज है हैंड कंट्रोल, द एबिलिटी टू मूव एंड यूज द हैंड इन अ कंट्रोल्ड मैनर सच एज कटलरी यूज फॉर ईटिंग। बच्चे जब पहले अपने आप खाना सीखते हैं या छोटे बच्चे होते हैं तो नाक में जा रहा होता है उनकी चम्मच, आंख में जा रही होती है, कान में जा रही होती है, क्योंकि उनका हैंड कंट्रोल नहीं होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे डेवलप हैंड कंट्रोल, तो खाना तो उनका मुंह में जाता है, लेकिन हमें लगता है कि बच्चे में हैंड कंट्रोल आ गया, वो अपना उसका खाने का जो निवाला है वो मुंह में जा रहा है, लेकिन वो एक स्टेज हुआ। इसके आगे का स्टेज क्या है कि क्या सुई के अंदर धागा डाल पाता है क्या, तो उसमें भी हैंड कंट्रोल चाहिए या हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है कि हैंड कंट्रोल मतलब खाना मुंह में गया तो हैंड कंट्रोल आ गया या ए लिख सकता है, नहीं। वो डेवलप होते 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 और बारीक बारीक चीजों का काम करना आना चाहिए। तीसरा है सेंसरी प्रोसेसिंग, सो एक्यूरेट रजिस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू सेंसरी सिमुलेशन इन द एनवायरमेंट एंड वंस ओन बॉडी।
काफी बार हमें क्या हो रहा है वो हमें सेंस करना पड़ता है ना, या टेस्ट का पता होना चाहिए या सुन के पता चलना चाहिए। तो वो एक सेंसरी प्रोसेसिंग, जो हमारी सेंसेस है, देखने की सेंस, सूंघने की सेंस, टेस्ट करने की सेंस, टच फील करने की सेंस और सुनने की सेंस, ठीक है। तो उसको भी स्टिम्युलेट करते रहना चाहिए ताकि हमारी सेंसेस भी अच्छे से काम करें। आप एबीसीडी की जो हमारी बुक्स है वो देखोगे तो उसमें ना हर लेटर का एक स्टिकर दिया हुआ है बुक के पीछे, उसी किताब में, फोनिक वर्कबुक में आप देखना। वो स्टिकर बच्चे को चिपकाना है और उसके ऊपर उंगली घुमानी है। तो वो देखोगे तो वो ऐसे वो शाइनी स्टिकर नहीं है, वो थोड़ी उसकी सरफेस ऐसी है कि आप टच करो तो उसको फील होगा। तो वो फील होगा, दैट इज ऑल्सो अ सेंसरी लर्निंग, जो हमने हमारी बुक्स में इंक्लूड किया हुआ है। फिर होता है ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, जिसको बोलते हैं कि टूल्स और वो सारी चीजें ऑपरेट करना, जैसे कैंची। तो बच्चे को बाद में फर्स्ट या सीनियर केजी में कैंची चलाना भी सिखाते हैं। तो कैंची में भी लाइन के ऊपर कट कर सकता है, नहीं कि जो पैटर्न आपने अभी लिखना सिखाई 2-3 साल बाद उसको कट करना भी सिखाना पड़ता है। तो वो भी एक ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन जो सेल्फ केयर का पार्ट है। देन भाषा का प्रयोग, वो भी एक सेल्फ केयर का पार्ट है। काफी बार बच्चे जो फील कर रहे हैं, जो उनके साथ हो रहा है, वो बता नहीं पाते, तो उसकी भी हमें प्रैक्टिस करानी पड़ती है, ठीक है। फिर होता है प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, जैसे कि कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हो, सीरीज ऑफ स्टेप्स हो जो बच्चे को फॉलो करने हो, ठीक है। जैसे कि तैयार होने में या ब्रश करने में, सो दे हैव टू फॉलो सर्टेन सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। दूसरा है रिसेप्टिव लैंग्वेज, मतलब अंडरस्टैंडिंग, जो हम बोल रहे हैं वो बच्चा समझ पाए, वो भी एक सेल्फ केयर का पार्ट है। और एबिलिटी टू फॉलो सिंपल डायरेक्टेड रूटीन। तो कंप्लायंस में लास्ट में मैंने लिखा है कि काफी बार क्या होता है कि हम बोलते हैं वो बच्चा नहीं करता, तो उसके 2 रीजन होते हैं। आपको समझना है कि वो कर नहीं पा रहा है इसलिए नहीं कर रहा है, या उसको करना नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है। काफी बार क्या होता है कि हम बच्चे को बोलते हैं ये कर वो कर, पर उसको नहीं करना है तो भी वो नहीं करेगा। तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारे सेल्फ केयर के पार्ट्स है। सेल्फ केयर के लिए एक मैंने स्लाइड प्रिपेयर करी है स्पेशली, जो 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6 साल के बच्चों के लिए। इस ये है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। तो जैसे नर्सरी केजी मतलब 3 से 4 साल की उम्र आप गिनो, जूनियर केजी मतलब 4 से 5 साल, और सीनियर केजी मतलब 5 से 6 साल। तो इसमें कौन सी एज पे कौन कौन सी चीजें बच्चे को सिखानी चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि नर्सरी केजी है तो अपना जूता खुद पहने और निकाले, या चम्मच का यूज खुद करे, या कौन सी चीज कहाँ पे घर में पड़ी हो वो बच्चों को पता हो। तो ऐसे माइलस्टोन्स दिए हैं जो नर्सरी केजी के लिए है। जूनियर केजी में क्या है कि खुद का मुंह पोंछ पाए, या अपने आप सोने की कोशिश करे, ये भी एक सेल्फ केयर है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि गाने गाओ या थपेड़ो तो ही सोते हैं छोटे बच्चे, लेकिन जूनियर केजी में आते आते हमें कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे को एकदम ऐसे कि ऊँग तो ऐसे नहीं, पर वो अपने आप सो पाए, वो भी उनको सिखाना पड़ता है। दोस्ती करे वो भी सिखाना पड़ता है, वो भी एक सेल्फ केयर है। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, फॉलोइंग रूल्स, टॉयलेट ट्रेनिंग, वो बोल पाए कि मुझे वॉशरूम जाना है। काफी बार नर्सरी में बच्चे नहीं बोल पाते, लेकिन एटलीस्ट जूनियर या सीनियर तक आते आते हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको वॉशरूम जाना है तो वो बोल पाए। टेकिंग टर्न, बारी बारी लेना, वो बहुत जरूरी है। 3-4 बच्चे ग्रुप में खेल पाए। प्ले ग्रुप तक सबको खुद की पड़ी होती है, कोई दोस्त नहीं बनाता, लेकिन नर्सरी और जूनियर केजी में मतलब 3 से 5 साल की उम्र में दोस्त बनाते हैं। और फिर टेकिंग टर्न, काफी बार दोस्त बना के तुरंत दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि साथ में खेल रहे होते हैं, सबको पहले टर्न चाहिए या सबको चाहिए जीतना होता है। तो वो एक के बाद एक टर्न लेना भी बहुत जरूरी है, वो सिखाना पड़ता है बच्चों को। बाय डिफॉल्ट ये कुछ नहीं है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो इसको एक चेकलिस्ट की तरह आप यूज करें। आप देखें कि इसमें से आपके बच्चा कौन कौन सी चीजें कर सकता है, और जो चीजें नहीं कर रहा उसके लिए उसको सपोर्ट करना चालू करें। नाउ ये चीज ऐसी है कि हर बच्चे का हर हफ्ते रूटीन चेंज होता हो सकता है कि उसको मुंह पोंछना अभी नहीं आता है, लेकिन फिर सीख जाए वो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद। तो ये एक रेफरेंस के लिए रखना, और देखना कि बच्चा ये चीजें करता रहे। दूसरी चीज कि जो 4 से 5 साल के माइलस्टोन है उसमें पिछले भी हो जाने चाहिए। तो जो 3 to 4 ईयर वाला है वो नर्सरी के पेरेंट्स देखेंगे, जूनियर केजी के पेरेंट्स 2 कॉलम देखेंगे, 3 से 4 वाली और 4 से 5 वाली।
सीनियर केजी वाले तीनों देखेंगे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है? ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार सीनियर केजी में जैसे कर्सिव राइटिंग इंट्रोड्यूस होती है, जिसमें शब्दों को जोड़ के लिखा जाता है। लेकिन काफ़ी बार बच्चे नहीं प्रेफ़र करते लिखना या नहीं लिख पाते। तो पेरेंट्स को या काफ़ी टीचर्स को भी ऐसा लगता है कि बच्चे को डरा-धमका के आप कर्सिव राइटिंग करा सकते हो, लेकिन उसका भी एक थंब रूल है। जब बच्चा जूते की डोरी खुद बाँधना सीख जाए ना, उसके बाद उसको फ़ोर्स करना चाहिए कर्सिव में लिखने के लिए। अगर वो अपने इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंट्रोड्यूस मत करो या उसको कर्सिव राइटिंग ऐसे होते हैं या कर्सिव में लेटर ए या बी ऐसा होता है, ऐसा मत बताओ, ऐसा नहीं है। उसको पता होना चाहिए। लेकिन लिखने के लिए आप फ़ोर्स तभी करें जब बच्चा अपने जूते की डोरी बाँध पाए। क्योंकि उसमें लेटर का रिकॉग्नाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन के साथ-साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन और वो स्किल भी डेवलप होती है, ठीक है? तो जितना सेल्फ केयर डेवलप होती रहेगी, उतना पढ़ाई में भी उसका एडवांटेज मिलता रहेगा। अब जूते की डोरी बाँधना सेल्फ केयर का पार्ट है और कर्सिव राइटिंग वो इंग्लिश की राइटिंग स्किल का पार्ट है, पर वो दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो सेल्फ केयर डेवलप करना इज़ द फर्स्ट स्टेज। वो खुद को नहीं सँभाल पाएगा तो दूसरों की केयर कैसे करेगा? दूसरा स्टेज आता है टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, दूसरों की केयर करें। अब बच्चे को दूसरों की केयर करना सिखाने के लिए हमें कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा पहली चीज़। तो जब बच्चा रो रहा है, तो आप ऐसे मत बोलो कि मत रो। ही फेल्ट समथिंग और वो रो रहा है, तो उसको चुप कराने का बेस्ट तरीका है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझो। तो उसके लिए उसको बोलो कि आई कैन सी यू आर फीलिंग सैड बिकॉज़ यू आर क्राइंग। मैं देख सकता हूँ कि तू सैड है, तू रो रहा है, ठीक है? सीधा जाके ऐसे डाँट दिया, "ए रोहन नहीं।" ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? वो और ज़ोर से रोएगा, ठीक है? दूसरा खुश हो तब भी कम्युनिकेट करो, ऐसा नहीं कि बुरे समय में ही कम्युनिकेट कर रहा है, अच्छे समय में भी कम्युनिकेट करना है। तो बच्चा अगर अपना टीवी में कुछ देख रहा है और हँस रहा है, तो आप उसको पूछो कि भई आई कैन सी यू, यू आर हैप्पी बिकॉज़ आई हियर यू लाफिंग। तो वो शेयर करो उसके साथ। तो केयर करना मतलब जो दूसरों की फीलिंग है उसको समझना, वो पहली चीज़ हुई। दूसरा है प्रेज़ केयरिंग बिहेवियर। टेल योर चाइल्ड व्हेन यू ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब जब बच्चा कुछ अच्छा काम करे तो उसको एप्रिशिएट करो ताकि वो मोटिवेट हो वैसा सेम करने के लिए। अगर बच्चा अपने छोटे भाई या बहन की केयर कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको एप्रिशिएट करोगे तो नेक्स्ट टाइम उसको और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन करेगा, ठीक है। तीसरी चीज है यूज आई स्टेटमेंट, चिल्ड्रन विल फॉलो बाय एग्जाम्पल। बच्चे जो है वो एग्जाम्पल से, तो आप कैसा फील कर रहे हो आप बच्चे से बोलना चालू कर दो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, बच्चा भी कैसा फील कर रहा है ना वो आके आपको बोलेगा। सीधा उसको पकड़ पकड़ के बोल पूछ नहीं सकते कि क्यों फील कर रहे थे, बोल नहीं। आप क्या फील कर रहे हो वो आप बोलो। आप खुश हो, दुखी हो, थके हो, जो भी आप फील कर रहे हो वो बच्चे को बताओ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये होगा कि बच्चा भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखेगा, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक आता है नॉन वर्बल क्यू। नॉन वर्बल क्यू मतलब बोले बिना भी आप कम्युनिकेट करते हो। तो समहाउ अगर बॉडी लैंग्वेज है वो भी बच्चे को समझाओ कि भाई हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी खुशी या हमारे दुख या हम कभी शर्मा जाते हैं, वो सब बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करता है। तो बच्चे को ये सिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे वी आर टीचिंग देम हाउ टू टेक केयर ऑफ अदर्स, दूसरों की केयर लेना सिखा रहे हैं, तो अगर वो बॉडी लैंग्वेज समझ पाएंगे तो दूसरों की केयर लेने में उनको भी आसानी होगी। और अगर उसको पता ही नहीं है कोई दुखी है, कुछ बोल नहीं रहा है कोई, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा? तो बॉडी लैंग्वेज समझाना भी ज़रूरी है। और स्टोरी, ये जो जो भी स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसकी मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा और स्लाइड भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि बाद में आप उसका यूज़ कर पाएँ, ठीक है? अब आता है टेकिंग केयर ऑफ अदर्स में रूटीन। तो घर में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ें, जैसे रात की बची हुई रोटी गाय या कुत्ते को डालना। तो ये आप डाल रहे होते होंगे आपके घर में, लेकिन बच्चों से डलवाएँ। इससे क्या होगा, वो दूसरों की केयर करना सीखेगा, ठीक है? तुलसी में पानी डालना, तो ये ज़िम्मेदारी बच्चे को दे दो। अपने घर में तुलसी या कोई भी पौधे हो अपने आस-पास, नहीं है तो आस-पास पेड़ है उसकी भी केयर कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से जब घर जाते हैं तो बचा हुआ पानी घर के पास जो सबसे पहला पेड़ घर के पास होता है उसमें डालते हैं, तो वो भी केयर करना हुआ ना। तो
बच्चे प्लांट की केयर करें, एनिमल्स की केयर करें और हमारी केयर करें। हम भी चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे हमारी केयर करें जब हम बूढ़े हो जाएं, या रूटीन में भी हमारी केयर करें, हमें समझे। तो उसके लिए उनको सिखाना पड़ता है केयर करना। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वैल्यू दोज हु टेक केयर ऑफ यू। जो आपकी केयर करता है उसकी आप वैल्यू करोगे तो ही वो फ्यूचर में केयर करने के लिए मोटिवेट होगा। क्योंकि अगर आप पिछली स्लाइड याद करो तो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि ऑफन द एबिलिटी ऑफ केयर फॉर अदर्स इज ओवरवेल्म्ड बाय एंगर, शेम, एनवी। तो अगर ये थैंक यू वाली फीलिंग नहीं होगी, ठीक है, तो सामने वाले को क्या होगा, क्या आने तो मारी वैल्यू જ નથી, छोड़ो एनी चिंता नहीं करवी। तो अगर कोई आपकी केयर करता है, मेक श्योर यू से थैंक यू। ठीक है, अगर आपका बच्चा है, आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है, ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरी बीवी है तो इसको मेरी केयर करना ही करना है, या ये मेरे हस्बैंड है तो इनका धर्म बनता है केयर करना। नहीं, थैंक यू बोलने में क्या जाता है। ठीक है, जैसे कोई पानी ला के दे, थैंक यू बोलो। ठीक है, कोई आपको छोटा सा काम करे, थैंक यू बोलो। कोई रोटी पास करे, थैंक यू बोलो। कोई नैपकिन दे, थैंक यू बोलो। बच्चों के लिए एक एक्टिविटी हमने प्लान करी है, उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट, बच्चे को ये करना है कि वो किस किस की केयर करता है या कर सकता है। उसमें उसको नाम लिखाओ या ड्रॉ कराओ। अगर बच्चा खुद नहीं लिख पाता है तो आप उसकी हेल्प करें, उसके साथ रहे। तो पहला कि वो किसकी किसकी मदद कर सकता है, केयर कर सकता है। जैसे बच्चा अपने गली के कुत्ते की केयर कर सकता है, उसको रोटी देके। बच्चा गाय को कुछ फल और उसके सब्जियों के छिलके डाल के हेल्प कर सकता है। और बच्चा वो कीड़ी को आटा डालते हैं घर के बाहर, वैसे उनकी हेल्प कर सकता है। या घर में फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकता है। तो बच्चे को समझाओ कि तू किसकी किसकी हेल्प कर सकता है वो बता, और याद करो। फिर एक लिस्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि ये 4 नाम लिख दिए, होमवर्क पूरा हो गया, ध्रुमिन सर को व्हाट्सएप कर दिया, नहीं, वो नहीं करना है। ठीक है, पर लिस्ट हो सकता है कि वो घर के बाहर देखे, बोले हाँ पेड़ को भी पानी डाल सकता हूँ, उसकी भी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो भी नाम बाद में लिखो, 4 दिन बाद भले उसको याद आए। और उसको हिंट दो, उसके बदले आप मत लिखो क्या तू आनी केयर करे चला कहानी, नहीं, उसको सोचने दो। तो वो सोचेगा ना कि मैं किसकी किसकी केयर कर रहा हूँ या कर सकता हूँ। तो वो जो दिमाग में प्रोसेसिंग होना जरूरी है। दैट इज वन थिंग यू नीड टू डू। दूसरी चीज, एक बड़ा सा ऐसा थैंक यू लिखो पेज के ऊपर, और बच्चा जिसको थैंक यू बोलना चाहता है वो सबके नाम नीचे लिखेगा। और नाम लिखे तो उसको पूछो कि भाई बच्चा सपोज मम्मी को थैंक यू कह रहा है, पापा को थैंक यू कह रहा है। फिर तो आप देखोगे वो लिस्ट में, मैंने ये एक्टिविटी पास्ट में की हुई है, बच्चे अपने चप्पल को भी थैंक यू कहते हैं। क्या चप्पल तुझे पहनता हूँ तो पैर में कांटे नहीं लगते या धूप नहीं लगती। या बच्चे इंटरनेट को भी थैंक यू कहते हैं कि यार तू नहीं होता तो मैं बोर हो जाता घर में। तो ऐसी हर चीज जिसको बच्चा थैंक यू कहना चाहता है उसकी एक लिस्ट बनाए। अब ये बच्चों के लिए कंपलसरी है, लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हैं खुद के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये केयर वाली बात है, वो ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिखा दिए तो अपने फ्री हो गए। ये पहले तो हमें सीखनी पड़ेगी। हम सीखेंगे तो थोड़ा बहुत बच्चे को सिखा पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा बच्चा भी सीख रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया। हर कोई ज्यादा से ज्यादा कैरिंग बनने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक अचीव कर दिया कि नहीं ध्रुमिन पंड्या कैरिंग हो गए, अब इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं, देखो आप किसकी मदद कर पाते हो। ठीक है, आज दुनिया में समय ऐसा आया है कि अमीर से अमीर बंदे के पास भी वो कोरोना का इलाज नहीं है, गरीब से गरीब के पास भी है नहीं। तो इम्यूनिटी केयर, ये सारी चीजें ही काम में आ रही है ना। ठीक है, हम हमारे घर वालों को कोरोना से कैसे बचा सकते हैं, तो केयर करके उनकी इम्यूनिटी मेक श्योर करे कि वो बीमार ना हो ऐसे, या अच्छा खाए पिए। ठीक है, तो अभी पूरी दुनिया केयर के दम पे ही जी रही है। ठीक है, और जब तक टीका नहीं आता कोरोना का, सबको टीके भी रहना है। ठीक है, तो ये केयर है वो हमें भी लागू पड़ती है, हमारे बच्चों को भी लागू पड़ती है। लेकिन केयर करना सिखाना पड़ता है। अगर बच्चा देखेगा कि गली में कुत्ता आता है तो पत्थर मारना चाहिए, तो वो पत्थर ही मारेगा। अगर बच्चा देखता है कि गली में कुत्ता आता है, उसको हो सकता है खाने को ना मिला हो, उसको रोटी डालना है तो रोटी। तो हमारे ऊपर है कि कुत्ते को देखने के बाद पत्थर मारना सिखाना है कि रोटी मारना सिखाना है। ठीक है, अगर आप रोटी खिलाना नहीं सिखाओगे तो बच्चा कुत्ते को पत्थर ही मारेगा, भगा देगा। ठीक है, उसका मतलब ये भी नहीं है कि कुत्ते को घर में ले आओ और ऐसे नहीं।
केयर भी एक डिस्टेंस से होती है, ठीक है। तो 3 चीजें हमने केयर में देखी। सबसे पहले खुद की केयर करो। अगर मैं खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, तब तक मुझे दूसरों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले खुद को संभालो। अगर आप हर कोई बंदा अपने आप को संभाल ले तो पूरी दुनिया परफेक्ट हो जाए, ठीक है। अपने आप को संभालने के बाद दूसरों को संभाले, और तीसरी चीज है जो आपको संभाल रहा है उसको थैंक यू, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। इसका मैं एक फॉर्मेट बना के आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप बच्चों से ये एक्टिविटी कर